बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। बहुत अच्छी बात है, कौम का ये मुतालबा भी था और फिर अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से ख़त भी लिखा गया था। इसके अलावा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ख़त लिखा गया था कि इस कत्ल की बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए। तो नाजरीन, अगरचे इसमें पुलिस ने अपनी मदयत में FIR दर्ज कर लिया, लेकिन उनकी वालदा ने उस पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है उसमें कई चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं और अगर वो उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सामने रखा जाए तो काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बजाय इसको कि अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद लोगों को इल्ज़ाम लगाया जाए, अगर देखा जाए कि रियासत इसकी तहकीकात की खुद ज़िम्मेदारी ले तो कोई मुश्किल नहीं है कि अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचा जाए। क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, 552 सफ़ात की ये रिपोर्ट है, लेकिन उसमें जो जो चीज़ें हैं जिससे मामलात की समझ आती है कि कातिल कहाँ था, कातिल ने कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की और कातिल ने वकार और खुरम जो दोनों भाई वहाँ पे मौजूद हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, ये इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वकार और खुरम जो दोनों भाई हैं, इनका तल्लक कराची से है, MQM से भी इनका तल्लक रहा है, लेकिन इस वक्त वो कीनिया में अपनी इनकी शूटिंग रेंज है और अपना कारोबार भी करते हैं और इनका वहाँ के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा तल्लक है। ख़ास तौर पे जो कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ वकार का ख़ास तल्लक बताया जाता है। और हादसे के बाद जो पहली चीज़ इस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई है कि अरशद शरीफ का जो iPhone, iPad और उनका जो वॉलेट और उसके अलावा 2 USB जो थी वो वकार के सपुर्द की गई थी। और नाजरीन, ये देखें कि कीनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको और वकार का इतना गठजोड़ था कि वकार ने वो iPhone और iPad जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के सपुर्द कर दिया। और फिर जब पाकिस्तान की हाई कमीशन ने ये दोनों चीज़ें हासिल करने की कोशिश की तो इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कीनिया और वकार ने अपने गठजोड़ के ज़रिए पाकिस्तान हाई कमीशन को ये इन दोनों चीज़ों से दूर रखा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वकार वहाँ पे कितना बाअसर शख्स है और किस तरीके से उसने ये सारी गेम का वो हिस्सा रहा है। और नाजरीन, यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती, बल्कि इसी रिपोर्ट में बताया गया है बाद में एक असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का बंदा जो है वो वहाँ पे भेजा गया जिसने वकार से और खुरम दोनों से तफ्तीश की और उसको काफ़ी शवाहिद मिले। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इब्तदाई 3 मुलाकातें जो वकार के साथ हुई उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, लेकिन बाद में वकार ने ऐसा चक्कर दिया कि जो अहम सबूत थे वो देने से इनकार कर दिया और एक ऐसा भोंडा बहाना बनाया जिसको दिल तस्लीम ही नहीं करता कि ऐसा बहाना तो बच्चे भी नहीं करते जो बहाना उसने पाकिस्तान के तहकीकाती अफसरों के सामने पेश किया। लेकिन उससे भी पहले बड़ी अहम चीज़ें हैं नाजरीन जिनका आपको इल्म होना चाहिए कि अरशद शरीफ के 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर और अरशद शरीफ की जो ज़ाती डायरी है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अफसरान थे उनके सुपुर्द कर दी गई थी। अब अरशद शरीफ के जो कंप्यूटर था और जो 2 मोबाइल थे उनमें काफ़ी अहम डाटा था। यकीनी तौर पे जो तहकीकाती कमेटी के लोग हैं उन्होंने उससे काफ़ी मुआवनत भी हासिल की होगी। लेकिन देखना अब ये है, क्योंकि वकार और खुरम को अभी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से तहवील में लेने के लिए कोई ऐसा मुतालबा सामने नहीं आया। अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त भी है, थाना रमना की जो FIR वो भी सामने है और फिर 592 सफ़ात पे मुश्तमिल जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो भी उसके सामने। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी चीज़ें खोल के बता रही है, क्योंकि ये इस रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि जब तक खुरम और वकार दोनों भाई शिकंजे में नहीं आएंगे कातिल तक पहुंचना नामुमकिन दिखाई देता है। और अब ये रियासत का इम्तिहान है, क्योंकि वैसे तो अरशद शरीफ की वालदा ने जो दरख्वास्त दी है उसमें तकरीबन उसने रियासत के अहम तरीन लोगों को नामजद कर दिया है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में रियासत
या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तक ज़ाती दिलचस्पी नहीं लेगी उस वक्त तक कातलों का चेहरा बेनकाब नहीं होगा। और लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस तो ले लिया है, 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं, क्योंकि अरशद शरीफ की जो वालदा की दरख्वास्त है उसमें जिन 3 लोगों के नाम लिए गए हैं उस हवाले से ज़ाहिर है रियासती इदारों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन रियासत को ज़ाती तौर पर जब तक खुर्रम और वक़ार जो है वो रियासत पाकिस्तान के सामने नहीं आएंगे, रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, कातल तक पहुंचना नामुमकिन है। और नाज़रीन, इसमें सलमान इकबाल साहब का भी अहम किरदार है, चूँकि इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये दोनों भाई वक़ार और खुर्रम अरशद शरीफ के मेज़बान थे और अरशद शरीफ जो है वहाँ तक जो है उन तक सलमान इकबाल साहब के ज़रिए पहुँचे थे। लेकिन सलमान इकबाल साहब का मुतालबा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी तहकीकात करवाई जाए, लेकिन अब अगर हर एक का मुतालबा माना जाएगा तो फिर तो इसकी तहकीकात नहीं हो सकेगी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा भी है कि जो तहकीकाती कमेटी होगी जो इस मामले को आगे बढ़ाएगी, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि उसके ऊपर कोई भी फरीक जो है वो असरअंदाज ना हो, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि जब तक खुर्रम और वक़ार गिरफ़्तार नहीं होंगे और गिरफ़्तार भी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं करके उनको लाएगी, उस वक़्त तक कातल तक पहुँचना नामुमकिन है। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक़ार ने पाकिस्तान की जो तहकीकाती कमेटी वहाँ पे गई थी उनके सामने ये वादा किया था कि जो फुटेज है, इस वक़ूआ की जो फुटेज है वो तहकीकाती कमेटी के सुपुर्द की जाएगी। लेकिन बाद वो इससे मुनरफ हो गए और बाद में एक ऐसा भोंडा बहाना किया और कहा कि मैं अपने वकील और बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकता, और उन्होंने मुझे ये मना किया है कि मैं ये फुटेज आपके हवाले ना करूं। लिहाजा वो मुनरफ हो गए और वो फुटेज जो है वो एक अहम तरीन सबूत है अरशद शरीफ का कि उसको किस वक्त गोलियां मारी गई, क्योंकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ की गर्दन के करीब जो गोली मारी गई वो उसके सीने से बाहर निकल गई। और फिर रिपोर्ट ये बताती है कि जितने करीब से गोली मारी गई बताई गई है, जो जाहिर करती है तो गोली पहले सीट में लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर दूसरी जो मशकूक बात है कि खुर्रम जो गाड़ी चला रहा था वो वहाँ से गाड़ी भगा के 18 किलोमीटर दूर जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे गया, और गाड़ी जो है वो उसने गेट पे छोड़ दी। और खुर्रम ने अपने बयान में ये कहा है कि उसने महसूस किया कि अरशद शरीफ जो है वो ज़ख्मी है। हालांकि तहकीकाती जो कमेटी के मेंबरान हैं उनका ये कहना है कि ये बात इसलिए भी मशकूक है कि अरशद शरीफ जो है वो शदीद ज़ख्मी थे, लिहाजा उसका ये कहना, खुर्रम का ये कहना कि मैंने महसूस किया है, उसको सब पता था कि क्या से क्या हो चुका है और गोली कैसे मारी गई है। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि इससे पहले भी ये बातें पाकिस्तान में सामने आ चुकी हैं कि गोली बहुत करीब से मारी गई और अरशद शरीफ को गाड़ी से उतार के ये गोली मार के फिर दोबारा बैठाया गया। अब ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी इसकी तारीफ की है तहकीकाती कमेटी की, लेकिन तहकीकाती कमेटी उस वक्त बेबस नजर आई जब खुर्रम और वक़ार जो हैं उनके वहाँ पे उन्होंने तल्लुकात देखे पुलिस के साथ, कीनियाई पुलिस के साथ, वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कोऑपरेट किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि कीनिया की पुलिस ये तो दावा करती है, ये जिम्मेदारी लेती है कि हमने फायरिंग की है, लेकिन जब हमारी तहकीकाती कमेटी उनसे इंक्वायरी करना चाहती है तो वो साफ इनकार कर देते हैं, चूँकि वक़ूआ वहाँ पे हुआ है और उनके तावन के बगैर तो कातलों तक नहीं पहुँचा जा सकता। लेकिन हमारे चूँकि 2 मोरे वहाँ पे मौजूद हैं जो पहले MQM के लिए पाकिस्तान में काम किया करते थे, और उनका एक भाई जो है वो कनाडा में भी सेटल है। उनके वालिद अफजाल जो हैं इस वक़ूआ के बाद फ़ौरन पाकिस्तान से जो है वो फ़रार हो गए थे। लिहाजा रियासत पाकिस्तान इन दोनों भाइयों का बंदोबस्त करे, इनको रियासती तहवील में लेकर इनसे तहकीकात की जाए तो सारी गुत्थियाँ ऑटोमेटिक उलझ जाएंगी। और अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसका भी झूठ और सच का नतारा हो जाएगा कि आया जिनको वो मुलज़म समझ रही हैं आया वो इसमें शामिल हैं या नहीं, जिसने इस सारे इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर अरशद शरीफ को जो है नाहक कत्ल किया। और ये उसी वक्त होगा जब रियासत अपनी ज़िम्मेदारी लेगी। नाज़रीन, इसी तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि फैसल वाडा से 7 सवालों के जवाब मांगे गए थे जिसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बाद में जब उनसे दोबारा रब्ता किया गया तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि
فیصل واڈا صاحب کو جو ہے وہ تو بالکل شامل تفتیش رہنا چاہیے، جب بھی ان کو بلایا جائے ان کو جواب دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ مراد سعید صاحب سے بھی پوچھا جائے چونکہ ان کے پاس بھی کافی ثبوت ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ایسا آگے بڑھے گا سپریم کورٹ میں، لیکن ریاست کی جو سب سے بڑی ذمہ داری وہی ہے کہ جب تک خرم اور وقار آزاد ہیں، کینیائی پولیس کے زیر اثر ہیں، اس وقت تک نہ وہ سچ بتائیں گے، نہ وہ حقائق بتائیں گے، نہ وہ فوٹیج دیں گے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور وہ دیکھیں کہ کیا پاکستان میں اگر وہ ہوتے، کیا ان کا یہ بہانہ کارآمد ہو سکتا تھا، کارگر ہو سکتا تھا ان کا یہ بہانہ کہ میری بیوی اور وکیل نے منع کیا کہ وہ فوٹیج نہیں دینی۔ یہاں تو پولیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دو چھتر مارتی اور ان سے وہ فوٹیج برآمد کر لیتی، بلکہ پہلے دن ہی وہ فوٹیج برآمد ہو سکتی تھی۔ لیکن اب چونکہ وہ کینیا میں ہے اور کینیا میں کے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ بھی ان کے بہترین روابط ہیں، کینیائی پولیس کے ساتھ بھی ان کے بہترین روابط ہیں، پھر وہ جو ان کی شوٹنگ رینج ہے وہاں پہ نہ صرف کینیا کے بلکہ انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ فائرنگ کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، لہٰذا ان کے تعلقات انٹرنیشنل لیول پہ ہیں۔ اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان جب تک نہیں کھڑی ہوگی تو ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ ریاست پاکستان کھڑی ہوگی تو وقار اور خرم پکڑے جائیں گے، وقار اور خرم پکڑے گئے تو باقی کردار جو ہے وہ آٹومیٹک بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ ان کے خلاف اتنی ایف آئی آریں یہاں درج کروائی گئیں، پھر ان کو یہ بھی کہنا کہ دبئی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، لیکن حتمی نتیجہ جو ہے کہ ان کو گولیاں مارنے والے یا مروانے والے کون تھے وہ خرم اور وقار جانتے ہیں۔ خرم اور وقار کو تحویل میں لینا، گرفتار کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ریاست یہ اپنی کب ذمہ داری پوری کرے گی، اور اگر ریاست نے یہ ذمہ داری نہیں لی تو پھر ارشد شریف کی والدہ کا ایک بیانیہ ہے وہ بھی مقبول عام بیانیہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک دوسرا بیانیہ ہے کہ کسی دوسرے فریق نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ لہٰذا اس سارے کا سارا جو ہے سچ کا نتارہ کرنے کے لیے وقار اور خرم کی گرفتاری ضروری ہے، اور تبھی جا کے یہ معاملہ سارے سلجھیں گے۔ اب ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اب یقینی طور پہ سپریم کورٹ آگے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ تفویض کرے گی۔ یقینی طور پہ ریاست کو بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ حکم دے سکتی ہے کہ خرم اور وقار کو شامل تفتیش کیا جائے، اور ریاست کی سطح پہ کینیائی حکام سے رابطہ کیا جائے۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ اس سلسلے میں رابطہ کرے، لیکن یہ رابطہ اتنا شد و مد کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنا پرزور رابطہ ہونا چاہیے کہ کینیائی حکام جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ وقار اور خرم کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ بے شک یہ معاملہ اقوام متحدہ میں جا کے اٹھانا پڑے، لیکن خرم اور وقار کو جو ہے پاکستان لایا جائے اور یہاں پہ ان سے تفتیش کی جائے، تو پھر کوئی دیر نہیں ہے کہ ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ قاتل بے نقاب ہو جائیں گے تو یقینی طور پہ عدالتوں میں ان کا ٹرائل بھی ہوگا، پھر ان کو سزائیں بھی ملیں گی، تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ادروائز تو جس کا جو دل چاہے گا وہ اپنا بیانیہ بنا کے پیش کر دے گا، اور بعد میں اگر کسی وقت کئی سال گزرنے کے بعد قاتلوں کا پتہ چل بھی گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ اصل قاتلوں کا پتہ چلے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔